नमस्कार बच्चों, आज आपका क्लास 9 का मैथमेटिक्स का पेपर था जो कि कंप्लीट हो गया है और पेपर हमारे पास भी आ चुका है। तो चलिए देखते हैं कि जो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो किस स्तर के थे, किस लेवल के थे और आपका पेपर किस कैसे था। साथ ही साथ हम आपको इसके सॉल्यूशंस भी बताते चलेंगे, उसके साथ उसके आंसर्स क्या निकल करके आएंगे वो भी आपको पता चल जाएगा। तो आप वहां से अपने उत्तर भी मिला सकते हैं। तो आप अपने आंसर मिला करके हमको लास्ट में बताइएगा भी। तो चलिए देखते हैं अपने क्वेश्चन को। तो सबसे पहला जो आपके साथ आपके लिए क्वेश्चन पूछा गया था वो है कि √5 एक डैश संख्या है। तो √5 कैसी संख्या है? √5 बच्चों एक अपरिमेय संख्या है। तो पहले का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोल रहा है। इसमें कह रहा है √2 और √3 के बीच एक अपरिमेय संख्या पूछ रहा है। ध्यान देना, अपरिमेय संख्या। तो ये दोनों ही अपरिमेय है, लेकिन इनके मान हम क्या करेंगे, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो लगभग जो इसका मान होता है 1.414 होता है। 1.414 √2 का मान होता है। आगे ये खत्म नहीं होता, इस तरीके से ही ये डेसिमल के बाद भी नंबर बढ़ते जाते हैं, लेकिन हम लगभग वो नंबर पता करने के लिए इस तरीके से इसका नियरेस्ट वैल्यू ऐसे लिख ले रहे हैं। फिर √3 की जो वैल्यू होती है वो आपकी आ जाएगी लगभग 1.732 होती है। तो हम इसको 1.4 मानते हैं और इसको 1.7, ये लगभग हम ये वैल्यू लेकर के चलते हैं। अब ऑप्शन पे आप निगाह डालिए, जैसे लिखा हुआ है √5। √5 क्या है? ये 4 से थोड़ा सा बड़ा है। लगभग कि इसका मान जो है 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 2 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि ये दोनों नंबर से क्या हो जाएगा, ज़्यादा आ जाएगा। और √6 जो है इसका जो मान आएगा ये लगभग 2.45 के आसपास आता है। तो ये भी कहीं ना कहीं इन दोनों नंबर से ज़्यादा आ जा रहा है। इसका मतलब ये आपका ऑप्शन ये दोनों ही नहीं होंगे, ठीक है, और ये दोनों ही अपरिमेय है। अब देखिए ऑप्शन नंबर 3 में जो लिखा हुआ है 6⁴, ये भी जो है आपका अपरिमेय तो है, लेकिन इसका मान क्या इन दोनों के बीच में आता है ये आपको चेक करना है। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, जरा इसको देखिए। 6⁴ को हम लिख सकते हैं 6⁴ और पूरी की पावर 1/2। 6⁴ को हम लिख सकते हैं रूट के भीतर में 6 और पूरे की पावर 1/2, राइट। अब हम क्या करेंगे, √6 का मान हमको पता है कि 2.45 लगभग होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे स्क्वायर रूट के भीतर में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2.45, क्योंकि इसके ऊपर में ये जो 1/2 वैल्यू है उसका मतलब होता है स्क्वायर रूट। और ये जब स्क्वायर रूट निकालिएगा तो ये लगभग आपका 1.56 के आसपास आता है। तो आप देखेंगे कि 1.4 के बीच में आपका ये 1.5 और 1.73 के बीच में ये 1.5 आता है। इसका मतलब कि ये हुआ कि √2 और √3 के बीच में ये वाली जो अपरिमेय संख्या 6⁴ ये आपकी लाई करती है, यानी आएगी, इनके बीच में पड़ेगी। तो इसका सही आंसर जो बच्चों होगा 2 नंबर क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन नंबर 3, 6⁴ अगला क्वेश्चन चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा 9/25। तो बच्चों देखो नियम क्या होता है कि कोई नंबर अगर उसका जो हर है, जैसे p/q है यहाँ पे, जहाँ q जो होगा ये अगर कोई फ्रैक्शनल नंबर है इस तरीके से p/q टाइप की या परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे इसको आपको चेक करना है कि ये जो होगा दशमलव प्रसार शांत होगा कि नहीं। तो यहाँ पे ये जो q होता है इस q को किस रूप का होना चाहिए, 2m इंटू 5n, जहाँ m और n जो होते हैं वो ये आपके होल नंबर्स होते हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं, राइट। अगर ये इस तरीके का फैक्टर बन रहा है तब तो ये आपका दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर ऐसा फैक्टर नहीं बनता है तो दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, वो अशांत हो जाएगा। तो 25 को देखो, इसको कैसे लिख सकते हो, 9/2 इंटू 5/2। तो आप देख पा रहे हो ये जो है आपका इस रूप का फैक्टर बन रहा है, 2m इंटू 5n टाइप का, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। बाकी किसी का शांत नहीं होगा, क्यों, ऐसा फैक्टर नहीं बनेगा। तो 3 नंबर का ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, कह रहा है 1/√3 के हर का परिमेयीकरण करने पे क्या मिलेगा। तो हर का परिमेयीकरण मतलब हो जाएगा कि √3/√3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या आएगा, √3 इंटू 1 मल्टीप्लाई करिएगा तो √3, और नीचे में आपका √3 इंटू √3 हो जाएगा 3। सो आंसर बन जाएगा √3/3। ऑप्शन नंबर 3 जो लिखा हुआ है ये आपका सही बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। कह रहा है कि निम्न में से कौन बहुपद है। तो आप देखो इसे क्या लिख सकते हो, x + x⁻⁻1। यहाँ पे देखो इस वाले
चर की घात ऋणात्मक है यानी कि कोई पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। यहाँ पर ये दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यही आपका एक बहुपद है, द्विघात बहुपद। ये भी बहुपद नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे x की घात क्या आ जा रही है, 1/2 यानी कि फ्रैक्शनल नंबर मिल जा रहा है, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, दूसरा वाला सही होगा, दूसरा ही आपका इसमें से बहुपद है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि बहुपद 3x-2 का जो शून्यक है बच्चों क्या होगा, तो इसको जैसे इसका शून्यक क्या हो जाएगा, 2/3। आप क्या करते हैं, 3x-2 बराबर 0 रख देते हैं, किसके लिए, शून्यक के लिए। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 2/3। तो 2/3 कहाँ पे है, ये आपका ऑप्शन नंबर 3 में है, तो इसका सही हो जाएगा विकल्प संख्या 3, 2/3। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का क्वेश्चन, कह रहा है कि y+2 का होल स्क्वायर के प्रसार में y का गुणांक पूछ रहा है। तो y+2 का होल स्क्वायर इसका प्रसार होगा क्या, y² + 2ab, तो 2 × 2 हो जाएगा 4 × y, यानी 4y + 2 का स्क्वायर मतलब 4। ये इसका प्रसार हो गया। इस प्रसार में y का गुणांक कह रहे हैं, देखो ये y है, y का गुणांक मतलब जो y के गुणे में है, देखो y को छोड़ दिया तो y के गुणे में कौन है, 4। तो आंसर क्या बन जाएगा बच्चों, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, y का गुणांक 4 होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये देखिए 8 नंबर दिया हुआ है, आपको कह रहा है कि इसका गुणनखंड करना। तो ये देखो 6 और -6 को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 36 आएगा। अब ये -36 को दो ऐसे नंबर में फैक्टराइज करिए ताकि उनको ऐड करने पे आपका प्लस का 5 आए। तो देखिए एक हो जाएगा 4 और एक हो जाएगा 9, लेकिन इसमें से कौन नंबर को प्लस रखना है, कौन नेगेटिव लेना है। तो देखिए +5 लाना है तो इसको 9 को प्लस रखिए, 4 को माइनस के साथ। अब इसी के साथ में x लगाइए और यहाँ प्लस ये x, यानी कि ये जो नंबर आया इसी को किसकी जगह पे लिख देना है, 5x की जगह पे लिख देना है। तो फैक्टर बनेगा कैसे, देखिए 6x² प्लस जो 5x है उसकी जगह पे लिख देते हैं -4x, और फिर क्या लिखेंगे, प्लस का 9x और -6। अब बराबर इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, तो 2x कॉमन हो जाएगा। यहाँ क्या बच जाएगा, 3x कॉमन बचेगा, माइनस का 2 बच जाएगा, प्लस यहाँ कॉमन हो जाएगा इन दोनों में क्या, 3। तो यहाँ बचेगा 3 3 जा 9 और यहाँ पे x, माइनस 3 2 जा 6, राइट। अब यहाँ देखो इन दोनों फैक्टर में क्या कॉमन है, तो 3x - 2 कॉमन है, राइट। तो यहाँ पे 3x - 2 इंटू में बचेगा क्या, 2x + 3, 2x + 3। तो आप देखेंगे एक फैक्टर 3x - 2, दूसरा है 2x + 3। तो ऐसा कहाँ पे है 2x + 3 और 3x - 2, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है, ये ऑप्शन नंबर 2 ये सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। बच्चों यहाँ पर हम आपको पूरा सॉल्यूशन भी बताते चल रहे हैं और आंसर क्या है, तो आपके मन में कोई किसी प्रकार का डाउट नहीं बचने वाला है। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक भी करो ताकि मेरा मनोबल भी बढ़े, और सब्सक्राइब भी करो अगर नए हैं चैनल पे तो, और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये चीज़ पहुंच पाए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 ये देखो पूछ रहा है कि ये जो बिंदु दिया हुआ है -1, -2 जिसका निर्देशांक है, ये किस चतुर्थांश में है। तो ध्यान दीजिए नेगेटिव और नेगेटिव दोनों निर्देशांक अगर ऋणात्मक होते हैं तो वो कौन से चतुर्थांश में होंगे, पहले वाले में दोनों क्या होते हैं, धनात्मक होंगे। दूसरे वाले में x ऋणात्मक होगा, y धनात्मक होगा। तीसरे वाले में आपके दोनों निर्देशांक क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। और चौथे वाले में आपका x जो है धनात्मक होगा, y ऋणात्मक होगा। तो अब आप बच्चों उत्तर तो पता ही पा गए होंगे आप कि इसका आंसर क्या बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश में ये बिंदु के निर्देशांक स्थित है। ये जो बिंदु है ये तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि इस निर्देशांक ये दिया हुआ किसी बिंदु का निर्देशांक, इसका भुज कह रहा है। भुज, भुज मतलब होता है x निर्देशांक, भुज का मतलब होता है x निर्देशांक, राइट। तो x निर्देशांक इसमें क्या है, -2। तो आंसर क्या बन जाएगा इसका, पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा, -2। तो इसका सही हो जाएगा पहला विकल्प। क्वेश्चन नंबर अगला है बच्चों 11 नंबर का जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि ये एक समीकरण दिया हुआ है, इसकी तुलना a b c बराबर 0 से कर दीजिए। ax + by + c बराबर 0 से करने पे a b और c का मान, तो यहाँ से देखो ये a का मान हो जाएगा यानी -2, b का मान हो जाएगा 3 और c का मान, ये 6 को इधर लेके आइएगा तो हो जाएगा -6। तो -2, 3 और -6 कहाँ पे कौन से ऑप्शन में है, -2, 3 और -6। तो ये देखिए तीसरे वाले ऑप्शन में लिखा हुआ है a बराबर -2 है, b बराबर 3 है और c बराबर -6, ये सही हो जाएगा।
चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखो इसमें कह रहा है कि समीकरण एक दिया हुआ है, इस समीकरण का इसका एक हल पूछ रहा है। तो देखो पहले ही ऑप्शन में लिखा हुआ है 2,2, तो जैसे ही x की जगह 2 लिखिएगा और y की जगह 2 लिखिएगा 2 इंटू 2 यानी 4 हो जाएगा, और x की जगह 2 लिखेंगे तो ये 4 और 2 मिलकर के 6। ये इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, इसलिए जो पहले ऑप्शन में लिखा है 2,2 ये दिए गए समीकरण का एक हल है। क्योंकि ये एक रैखिक समीकरण है दो चर में, तो इसके हलों की संख्या कुल कितने हल होते हैं, तो इसके अनंत हल होंगे, लेकिन इनमें से एक हल जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1 में वो आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका एक सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो बच्चों, कह रहा है कि यदि बिंदु 3,4 इस समीकरण के आलेख पर, अगर कोई बिंदु है अगर उसके समीकरण के आलेख पर स्थित होता है तो इसका मतलब है कि वो उस समीकरण का हल होता है। तो ये वाला बिंदु क्या है, इस वाले समीकरण का एक हल है। तो इसमें सब वैल्यू रख दीजिए। ये आपकी किसकी जगह पे रखना है, y की जगह पे, ये वैल्यू रखनी है x की जगह पे। तो y की जगह पे 4 रखेंगे तो 4 3 हो जाएगा 12 बराबर a की जगह पे 3 रखेंगे तो 3x प्लस 7। तो यहाँ से ये 7 इधर जाएगा तो क्या बचेगा 5 बराबर 3x। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, x बराबर हो जाएगा 5/3 बच्चों। तो x का मान क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ x नहीं है, यहाँ 3a होगा, राइट। तो a की वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी, a की वैल्यू आएगी 5/3। तो ऑप्शन नंबर 3 में ये दिया हुआ है, तो तीसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा, a बराबर 5/3। चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है वे आधारभूत तथ्य जो सिद्ध किए बिना सत्य मान लिए जाते हैं उनको हम लोग एक्सियम कहते हैं, हिंदी में उसे अपगृहीत कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये चीज आपको ध्यान देनी होगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 जो कह रहा है कि 55 डिग्री का पूरक कोण क्या है। तो ये हमारे सभी बच्चों का क्वेश्चन तो सही ही रहा होगा। क्या हो जाता है 90 डिग्री माइनस क्या करते हैं, इसका पूरक निकालना है तो 55 डिग्री यहाँ पर लिख देंगे। अब 90 में से 55 घटाइएगा तो देखिए 55 5 60 हो जाता है, और 60 और 30 90 हो जाएगा, यानी कि ये 35 डिग्री आ गया। तो इसका जो 55 का पूरा कोण क्या हो जाएगा, वो आपका 35 डिग्री सही हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट होगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि 16 में यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 130 है तो अन्य कोणों के समद्विभाजकों के बीच का कोण हो सकता है। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही अच्छा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जरा इसको ध्यान से समझिएगा। देखो क्या कह रहा है, मान लो ये एक त्रिभुज है, ये देखो मैं आपके सामने एक त्रिभुज से बना रहा हूँ, राइट। यहाँ पे ये एक त्रिभुज है, इसका मैं यहाँ पे एक ए, ये है बी और ये है सी। यहाँ पे बिंदु ए पे जो कोण है ये आपका कोई एक कोण दिया है, तो मैंने मान लिया ए पे ही आपका कोण जो है उसका मान 130 है। बाकी ये जो कोण बी है इसको हमने x मान लिया, और कोण सी जो है इसको हमने y मान लिया। ठीक है बच्चों, अब क्या कह रहा है ये कि अब यहाँ से ये जो ये एक कोण तो दिया हुआ है 130, और कह रहा है कि अन्य कोणों के समद्विभाजकों के बीच का कोण, अन्य कोण जो है कौन से, बी हैं और सी हैं, इनका समद्विभाजक खींच दीजिए। ये देखिए समद्विभाजक मतलब कि ये जो x कोण पूरा था उसका आधा, तो ये वाला कोण कितना बन जाएगा x/2, और ये वाला भी कोण कितना बनेगा x/2। इसी तरीके से आप y वाले का भी समद्विभाजक कोण खींच दीजिए। तो ये देखिए y वाले कोण का समद्विभाजक आप खींचेंगे, और ये दोनों जो समद्विभाजक हैं एक दूसरे को मान लीजिए O वाले बिंदु पर इस तरीके से मिलते हैं। तो यहाँ पे ये जो कोण O बन रहा है, O पे जो कोण बन रहा है इसको हमने मान लिया Z। इसी Z का मान आपसे पूछ रहा है ये क्वेश्चन में। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे ध्यान देना, यहाँ पे ये भी समद्विभाजक है तो ये वाला कोण y/2 हो जाएगा, और ये वाला भी कोण कितना बनेगा y/2। अब जरा ध्यान देना, इसमें सबसे पहले त्रिभुज ABC में देखो, त्रिभुज ABC में क्या होगा, एक कोण A यानी कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, इसका मान कितना होगा 180। A का मान है 130 डिग्री, B का मान है x और C है आपका y, तो बराबर 180 होगा। तो यहाँ से देखो बच्चों x प्लस y का मान कितना आ गया, ये 130 इधर जाके घटेगा तो कितना आएगा 50 डिग्री। अब यहाँ से जैसे ही आप x प्लस वाई बटे 2 निकाल देते हो इसका मान, तो क्या आएगा 50 का भी आधा हो जाएगा तो कितना आएगा 25 डिग्री। ये आप समीकरण 1 मान के रखो। अभी इसका यूज होगा, देखिए कैसे। अब आप दूसरे त्रिभुज में आइए, कौन से वाले त्रिभुज में, यहाँ पे ये देखो जो नया त्रिभुज बन रहा है OBC, त्रिभुज OBC में, राइट। इसमें देखो क्या होगा, तो इसमें x/2 प्लस y/2 प्लस z बराबर 180 डिग्री हो जाएगा, राइट। अब यहाँ से ये जब इसको सॉल्व करिएगा तो क्या मिलेगा, x प्लस वाई और बाई 2
और प्लस जेड बराबर 180 डिग्री, राइट। अब यहाँ x प्लस वाई बाई 2 का मान कितना है, 25 डिग्री है। तो यहाँ से हमें क्या लिख देंगे इसकी जगह पे, 25 डिग्री प्लस जेड बराबर 180 डिग्री। हमें क्या मान निकालना है, जेड का मान निकालना है। तो यहाँ से अब आपको दिख रहा होगा बच्चों की जेड बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस का 25 डिग्री। जब आप इसे घटाएंगे तो जेड का मान देखो क्या आएगा, यहाँ से 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, और यहाँ 17 में से 2 जाएगा तो ये आपका 15 बच जाएगा, यानी 155 डिग्री जेड जो होगा, जेड क्या है आपका। तो बाकी जो शेष जो कोण थे बी और सी, उनके समद्विभाजकों के बीच का जो कोण है वो आपका जेड है। तो आंसर क्या बनेगा, 155 डिग्री। तो बच्चों इसका ऑप्शन क्या सही होगा, ये ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 16 का 4 नंबर। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ये देखो कह रहा है आकृति दी हुई है, आप फिगर देख रहे होंगे, इसमें ए बी पैरेलल है डीई के। ये पिक्चर आपको दिख रही होगी ए बी और डीई। इसमें कोण बी ए सी 35 डिग्री दिया हुआ है। तो जाहिर सी बात है ये वाला देखो, ये कोण 35 है, तो ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ए बी और ये डीई दोनों पैरेलल हैं, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। ये 35 हो गई, ये 53 है, तो पक्का आपको क्वेश्चन में कौन सा कोण को पूछ रहा है, डीसीई। डीसीई मतलब ये वाला कोण पूछ रहा है। तो इसके निकालने के लिए क्या करेंगे, तो कोण सी जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 53 डिग्री और प्लस 35 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 53, 35 जोड़िए तो 5 3 8 हो जाएगा, और 5 3 8 88 डिग्री। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो यहाँ से ये आपका 10 में से 8 जाएगा 2, और यहाँ पे आपका बच जाता है 17 में से 8 जाएगा 92 डिग्री आपका वैल्यू आ जाती है। कौन सा कोण, DCE, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा 92 डिग्री है। कौन सा ऑप्शन है आपका, तीसरा वाला ऑप्शन में दिया हुआ है 92 डिग्री, इसका करेक्ट हो जाएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। ये आपका क्वेश्चन नेक्स्ट है 18 नंबर का। ये देखो इसमें ये थोड़ा सा दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा है ए बी बराबर है पी क्यू के, और बी सी बराबर है क्यू आर के, सी ए बराबर है आर पी के। तो इनमें से क्या संबंध, कौन सा वाला संबंध इसमें से सबसे ज्यादा सही, सबसे ज्यादा क्या एकदम करेक्ट होगा। तो ध्यान देना, ए बी की संगत भुजा कौन सी है, पी क्यू, और बी सी के संगत भुजा है क्यू आर, और सी ए के संगत भुजा है आर पी। तो ध्यान देना, कहाँ से ए से चले बी की तरफ, और उसके बाद फिर बी से चले सी की तरफ। तो ये जो त्रिभुज बना कौन सा, ए बी सी। इसी तरीके से यहाँ पी से चले क्यू की तरफ, और यहाँ पर चले क्यू से चले फिर आर की तरफ। तो कहाँ से स्टार्ट किए, पी से। तो दूसरा त्रिभुज क्या बन जाएगा, त्रिभुज पी क्यू आर, और संगत भुजाएं बराबर हैं। ध्यान देना कि इन्हीं दो त्रिभुजों में जब संगत भुजाएं बराबर होती हैं तो ये जो एस प्रॉपर्टी होती है उसके तहत से आप क्या कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। और किस रूप में, तो इनका ऑर्डर जैसे अभी मैंने आपको बताया उस ऑर्डर में आप रखेंगे तो आप पाएंगे कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर, यानी ए बी सी जो त्रिभुज होगा वो सर्वांगसम होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। तो कौन से ऑप्शन में है, पहले वाले ऑप्शन में दिया हुआ है ए बी सी सर्वांगसम पी क्यू आर त्रिभुज के। चलिए बच्चे बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज है ए बी सी जिसमें ए बी बराबर बी सी है, राइट, और कोण बी 70 है। देखो यहाँ पे एक त्रिभुज बना लो ऐसे, राइट, एक त्रिभुज है इस तरीके से। इस त्रिभुज में आपको कह रहा है कि ए बी बराबर बी सी है, राइट। ये वाला बिंदु बी है, ये है ए, और ये वाला आपका सी है, राइट। तो कह रहा है कि ए बी ये वाली भुजा जो है बी सी के बराबर है। तो आपको पता है, और कोण बी जो है, ये कोण बी आपका ये 70 डिग्री दिया हुआ है। तो कोण ए का मान पूछ रहा है, ये वाला जो कोण है इसको मान लीजिए एक्स, तो यही एक्स का मान पूछ रहा है। ध्यान देना कि ये जो 70 डिग्री है ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ए बी और बी सी बराबर हैं। तो पक्का ये वाला, अगर ये वाला कोण एक्स है तो ये वाला कोण भी क्या बनेगा, ये भी एक्स बनेगा। अब तीनों कोणों का योग किसके बराबर होता है, 180 के। तो लिख देंगे एक्स प्लस 70 डिग्री बराबर 180 डिग्री। बच्चों किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है, उसी प्रॉपर्टी को यूज कर दिया। तो ये हो जाएगा x प्लस एक्स 2x बराबर, ये 70 उधर चला जाएगा तो कितना बचेगा, 110 डिग्री। तो यहाँ से बच्चों 2 से भाग लगाइए तो x बराबर कितना आएगा, 55 डिग्री। इसका आंसर सही हो जाएगा। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 3 में है बच्चों, तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 55 डिग्री कोण ए का मान हो जाएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। देखिए कह रहा है एक त्रिभुज DEF दिया हुआ है, एक त्रिभुज है DEF जिसमें D वाला जो कोण है वो F कोण के बराबर है। ऐसे आप एक त्रिभुज बना लीजिए।
एक त्रिभुज यहाँ पे ऐसे बना लीजिए DEF, राइट। यहाँ पे ये रहा D, ये रहा E और ये रहा F, राइट। अब आपको कह रहा है D कोण F के बराबर है। ध्यान देना, ये वाला जो कोण है, ये वाला दोनों, ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर हैं। तो बच्चों आपको एक चीज पता होगी कि बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो जैसे इसके जो सम्मुख को भुजा कौन सी है, ये वाली है, और इस वाले के सम्मुख भुजा कौन सी, ये वाली है। तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगी भुजाएं। और इसके बाद आपको कह रहा है कि DF की लंबाई कितनी है। DF यहाँ पे देखो, DF है आपकी 5 सेंटीमीटर, और कह रहा है EF कितनी है, 4 सेंटीमीटर। EF ये है 4 सेंटीमीटर। तो अपने आप ही देख पा रहे होगे बच्चों कि यहाँ से आपको ये देखो, ये वाली भुजा किसके बराबर है, DE के बराबर। D किसके बराबर है, EF। D और EF आपस में बराबर है, तो पक्का ये वाली जो 4 सेंटीमीटर है EF, तो DE भी कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर सही हो जाएगी। तो एकदम सीधी सी प्रॉपर्टी है। तो बच्चों इसका आंसर क्या बन जाएगा, 4 सेंटीमीटर इसका सही हो जाएगा। DE की लंबाई आपकी क्या बनेगी, 4 सेंटीमीटर सही हो जाएगा। बच्चों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। कह रहा है एक त्रिभुज ABC के लिए निम्न में से कौन सत्य है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि किसी भी त्रिभुज के लिए, कैसा भी टाइप का त्रिभुज हो, किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग हमेशा और हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है, बराबर नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ बड़ा होता है। ये रिजल्ट पहले में लिखा हुआ AB + BC बड़ा है AC से। तो यहाँ पे ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाली जो पहला ऑप्शन में जो रिजल्ट लिखा है वही आपका सही है, बाकी एक भी रिजल्ट सही नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए क्या कह रहा है, निम्न में किसमें दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। बच्चों तो समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण बराबर नहीं होंगे, एक बड़ा एक छोटा होता है। सम चतुर्भुज की भी वही कंडीशन है, समलंब में भी वैसे ही होता है। तो सही आंसर क्या होगा, आयत। आयत के दोनों विकर्ण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, उनकी लंबाइयां बराबर होती हैं। तो 22 का आंसर क्या सही होगा बच्चों, आयत सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। 23 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों क्या कह रहा है, कह रहा है एक चतुर्भुज है जिसके तीनों कोण, एक है 75, एक 90 और एक 75 डिग्री है। तो चौथा कोण कैसे निकालोगे। तो चौथा कोण जैसे भी आपको निकालना है, मान लीजिए x है तो x क्या करेंगे, तो चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री, माइनस बाकी इन तीनों कोणों को जोड़िए, 75 और 75 कितना हो जाएगा, 150। 150 में 90 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, ये देखिए 240, 90 150, ये क्या हो जाएगा, 360 में से आप 240 कम कर दीजिए तो क्या आएगा, 0 और यहाँ पे 2 और ये 1, 120 डिग्री इसका सही आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इसका चौथा कोण कितना बनेगा, 120 डिग्री बन जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन अगले की तरफ चलते हैं। 24 नंबर पे कह रहा है निम्न आकृतियों में से किसमें आप एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने दो बहुभुज प्राप्त करते हैं। बहुभुज, राइट, यानी बहुभुज जो होता है कम से कम जिसमें तीन या तीन से अधिक भुजाओं वाली जो बंद आकृति होती है उसे हम लोग बहुभुज कहते हैं। तो अब आप चलते हैं, देखिए यहाँ पे इसमें एक ही समांतर रेखाएं तो ये तो हैं, लेकिन ये एक बहुभुज यहाँ बना हुआ है और दूसरा वाला ये वाला है, लेकिन ये एक ही समांतर रेखाओं के बीच में नहीं स्थित है। आधार तो सेम है लेकिन एक ही समांतर रेखाओं के बीच में नहीं है। वही केस यहाँ भी है, वही चीज यहाँ भी है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 ये सही होगा। क्यों, ये देखिए यहाँ पे ये दोनों समांतर रेखाएं हैं और एक बहुभुज आपका यहाँ चतुर्भुज बन रहा है और दूसरा वाला ये देखिए उसी आधार, ये वाला QR सेम है और ये त्रिभुज भी एक ही आधार और इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, इसलिए ऑप्शन आपका चौथा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, ये रहा आपका, कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC में बिंदु DBC का मध्य बिंदु है। ध्यान देना, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। ये आपने इस तरीके से एक त्रिभुज बना लेना है। ये त्रिभुज बनाया हमने, इसका नाम दिया है क्या, ABC, ठीक है, ABC, ये रहा A, ये है बिंदु B और ये वाला बिंदु है आपका C। अब इसमें कह रहा है कि बिंदु D जो है BC का, ये जो बिंदु D है वो BC का मध्य बिंदु है। तो BC भुजा का यहाँ पे एक मध्य बिंदु है, इसका नाम है D। D को A से जैसे ही आपने जोड़ दिया तो ये एक माध्यिका बन गई। और बच्चों एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी होगी, क्लास 9 में आपको पढ़ाया हुआ है हमने, कि माध्यिका जो होती है, किसी त्रिभुज, अगर कोई त्रिभुज है उसकी एक माध्यिका खींच दी जाए तो वो माध्यिका जो है उसे दो बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में बांट देती है। यानी कि ये अगर 1 नंबर त्रिभुज है, ये वाला 2 नंबर है, तो यहाँ पे त्रिभुज 1 और त्रिभुज 2 दोनों के जो क्षेत्रफल होंगे वो दोनों आपस में बराबर होंगे।
आगे फिर कुछ कह रहा है, देखो कह रहा है तथा ई, एक बिंदु ई है जो कि एडी का मध्य बिंदु है। एडी ये जो माध्यिका है, इस माध्यिका पर एक बिंदु दूसरा है, इसका नाम है ई। ये जो ई है, ई जो है एडी का मध्य बिंदु है। तो कह रहा है कि एरिया बीईडी, बीईडी देखो जैसे बी को ई से जोड़ दिया तब आपको एक त्रिभुज, यहाँ पे मैं देखो लाइन से खींच करके दिखा रहा हूँ, ये एक त्रिभुज बन गया। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कह रहा है, कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो ध्यान देना बच्चों, अब जैसे ए डी बी, ये जो त्रिभुज बना ए डी बी, उसमें ये जो ई है ये मध्य बिंदु है, और तो ये जो एरिया होगा और ये दोनों एरिया आपस में बराबर होंगे। और ऐसे ही आप दूसरे वाले त्रिभुज में, ये देखो जो मैं डॉटेड लाइन से खींच के बना रहा हूँ, यहाँ पर खींचेंगे तो पाएंगे ये वाला जो एरिया होगा ये दोनों एरिया आपस में बराबर होंगे, राइट। तो ये जो किस नियम से, तो वो नियम जो मैंने आपको बताया कि किसी त्रिभुज की कोई माध्यिका उसे दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांट देती है। तो इस तरीके से आप पाएंगे कि यहाँ पे ये देखिए इसका एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये, यानी ये जो चारों त्रिभुज बनते हैं, ये चारों त्रिभुज के क्षेत्रफल आपस में ही बराबर हो जाते हैं। इन्हीं नियमों का यूज करके ये रिजल्ट आ जाता है। तो अगर आप इन चारों को जोड़िएगा और ये चारों किसके बराबर हैं, आपके एरिया ऑफ बीईडी के, यानी 4 टाइम्स अगर आप एरिया ऑफ बीईडी कर देंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, टोटल एरिया आ जाएगा ए बी सी जो त्रिभुज है उस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप एरिया बीईडी निकालना चाहेंगे तो क्या बन जाएगा, 1/4 टाइम्स एरिया ऑफ ए बी सी आ जाएगा बच्चों। तो इसका जो सही रिजल्ट होगा ये आप देख लेंगे कि एरिया ऑफ बीईडी किसके बराबर होगा, 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी। तो कहाँ पे है, ये ऑप्शन नंबर पहले में लिखा हुआ है कि 1/4 एरिया ए बी सी के बराबर ये हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 देखो बच्चों, इसमें कह रहा है कि एक फिगर दिया हुआ, इसमें ओ ए बी 40 डिग्री दिया हुआ है, ध्यान देना। और ओ जो है ये एक इसका केंद्र है, बोल तो नहीं रहा है लेकिन ये वृत्त है तो इसका केंद्र ही है। तो यहाँ पे देखना ओ ए जो होगी और ओ बी, ये दोनों वृत्त की त्रिज्याएं होंगी, इसलिए आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। और बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये जो 40 डिग्री कोण है, तो ये वाला कोण भी क्या बन जाएगा, ये भी आपका 40 डिग्री हो जाएगा। ये 40 है, ये भी 40 है, 40 से 80। तो ये वाला जो ओ बिंदु ओ यानी केंद्र पर कोण बनेगा कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। जब वृत्त एक ही चाप के द्वारा या एक ही जीवा के द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है, वृत्त के शेष भाग में उसी चाप के द्वारा जो कोण बनता है वो उस वाले का आधा हो जाएगा। तो ये 100 है, तो यहाँ पे ये कोण कितना बन जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 50 डिग्री, ये आंसर हो जाएगा सही। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा, पहला वाला विकल्प 50 डिग्री इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए 27, ये सीधा सा रिजल्ट पूछा हुआ है, कह रहा है अर्धवृत्त का कोण होता है, तो ये क्या होता है, समकोण होता है। तो इसका सीधा सा आंसर सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3, अर्धवृत्त का कोण होता है समकोण। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, एक आकृति में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज कह दिया यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी चक्रीय चतुर्भुज की क्या खास बात होती है कि इनके दोनों कोणों का इनके सम्मुख कोणों का योग हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री होता है, सम्मुख कोण जो आमने सामने होंगे। तो ADC का ABC का आपको मान ज्ञात करना है, ABC तो कौन सा, ये वाले कोण का मान, तो ये 70 है, तो ये वाला कितना बन जाएगा, 110 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इनका और इनका दोनों का योग कितना होगा, हमेशा 180 होगा। तो सही आंसर क्या होगा, 110 डिग्री। कहाँ पे है, ये ऑप्शन नंबर 2 में है, तो ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा, 110 डिग्री। चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपका क्वेश्चन है 29, कह रहा है पटरी और प्रकार की सहायता से निम्न में से किस कोण की रचना संभव नहीं है। ये आपको स्कूल में बताया गया है, अगर आप क्लास में होंगे तो आपको पता चल रहा होगा। ये क्वेश्चन का आंसर सीधे सीधे ब्लैक बोर्ड पे हमने लिखवाया कराया है। ये देखिए, ये 37.5, ये किसका अर्धक है, तो 37 का डबल कर दीजिए, ये आपका 75 डिग्री हो जाएगा, राइट। ये 75 डिग्री कोण की रचना आसानी से हो सकती है, 45 + 30 डिग्री आराम से बन जाएगा। ये देखिए इसका डबल, ये किसका अर्धक है, तो ये आपका 45 डिग्री का अर्धक है। ये 45 डिग्री की रचना कैसे होगी, 90 बना करके उसका अर्धक कर दीजिए, फिर अर्धक करिएगा तो 22.5 आ जाएगा। अगला 67.5, ये किसका अर्धक है, तो ये आपका 135 डिग्री एंगल का अर्धक है। ये कैसे मिलेगा, ये आपको 90 डिग्री का कोण बना करके प्लस 45 डिग्री का कोण उसमें और बना करके ऐड करिए, हो जाएगा आपका 135 डिग्री। लेकिन 40 के केस में ऐसा नहीं हो पाएगा, 40 डिग्री का कोण की रचना संभव नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2।
कि 40 डिग्री कोण की रचना पटरी और प्रकार की सहायता से, पटरी और प्रकार की सहायता से ध्यान दीजिएगा तो रचना नहीं हो पाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 30 है, कह रहा है कि 2√3 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड कितनी है, 2√3 है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या आएगा, √3/4 इंटू 2√3 हो जाएगा 4 इंटू 3, राइट। 4 से ये 4 कट जाएगा तो बचेगा आपका 3√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 3 इंटू √3 का मान होता है 1.732। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 7 21 के 1 बचता है तो 3 1 के 3 2 5, तो हो जाएगा 5.196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है, 5.196 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही आंसर होगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी भुजा 2√3 सेंटीमीटर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 31st जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं 15, 20 और 25 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो थोड़ा सा अगर आप दिमाग दौड़ाएंगे, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करिएगा तो देखिएगा ये जो साइड हैं, ये तीनों साइड ऐसे त्रिभुज की भुजाएं हैं जो एक समकोण बना रही हैं, राइट। कैसे पता चलेगा, तो ये इसका एक सिंपल सा वो है, रूल है कि ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रही हैं। कैसे, मतलब किन्हीं एक भुजा का वर्ग बराबर होता है बाकी जो दोनों भुजाएं होंगी उनके वर्गों के योग के। तो देखो 25 का वर्ग होता है 625, ठीक है, ये इसके बराबर क्या हो जाएगा, 20 का होता है 400 प्लस 15 का होता है 225। तो देख रहे होंगे 402 और 600 625 हो रहा है ना। इसका मतलब ये तीनों जो साइड्स हैं ये एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण है। कर्ण आपके किसी काम का नहीं है। बाकी जो दोनों भुजाएं बनती हैं इनमें एक ऊंचाई होगी और एक आधार का काम करती है। और हमको पता है बच्चों, हमको क्या, आपको भी हमने पढ़ाया है, बताया है कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे आधार और गुणा में ऊंचाई होती है, राइट। तो यहाँ पे 1/2 गुना आधार हो जाएगा 15 या ऊंचाई होगी, दोनों में से कोई एक होगा, इंटू में 20, 2 से ये 10 बार में कट जाएगा तो ये हो जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। ये जो तरीका था प्रेजेंस ऑफ माइंड मैंने कहा, तो इससे आप सिंपली लगा सकते हो। नहीं तो आप क्या करेंगे, हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे, एस निकालिएगा, फिर S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी निकाल करके फिर फॉर्मूले में रखिएगा √S, S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी वाले में, राइट। तब भी आपका यही आंसर आने वाला है। चलिए बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। 32 नंबर का क्वेश्चन, ये देखो, कह रहा है एक घनाभ जिसकी लंबाई दी हुई है 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ध्यान देना, किसी घनाभ का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL। तो LB 2 टाइम्स LB लंबाई गुणे चौड़ाई, देखिए 15 और 10 का मल्टीप्लाई करिएगा तो 150, राइट, प्लस उसके बाद 10 का 20 से करिएगा तो क्या हो जाएगा, 20 200 हो जाएगा, प्लस उसके बाद फिर क्या करेंगे, 20 का 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 दूना 30 और 1 0 300। अब ये हो जाएगा 2 टाइम्स क्या होएगा 150, ये 2 1 3, देखो 3 2 500 हो जाएगा, 600 650 मल्टीप्लाई करेंगे 650 का डबल हो जाएगा तो 1300 आएगा, राइट। 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी इसका जो टोटल सरफेस एरिया यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा टोटल, वो आपका 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा बच्चों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है एक गोला जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल किसी गोले का होता है 4πr², राइट। तो यहाँ पे 4 इंटू पाई का मान 22/7 रखेंगे, इंटू r कितना है आपका 7 इंटू 7 है, राइट। 7 से 7 कट जाएगा, 22 चौक 88 हो जाएगा, 88 इंटू 7। ये देखिए 7 8 56 की 6 बचता है 5 और 7 8 56, यहाँ 56 में 5 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 61। ये आपका क्या आ जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर, साइड्स आपकी सेंटीमीटर में है, इसलिए इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा गोले का वो हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 1 इसका बच्चों सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 34 को देखो, एक शंकु है जिसकी त्रिज्या दी हुई है 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी हुई है, और कैसी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई यानी L का मान दिया हुआ है, और ये आपकी R है। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, πRL। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πRL। पाई का मान 22/7 तुरंत रखिए, और R का मान है आपका 7 इंटू L का मान है आपका 10।
तो ये देखिए 7 से 7 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 220 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है, ये सही हो जाएगा। तो वक्रपृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा, कर्व सरफेस एरिया उस शंकु का, वो आपका हो जाएगा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। देखिए कह रहा है एक शंकु है जिसकी ऊंचाई यानी ये h का मान दिया हुआ है, h दिया हुआ है आपका 7 सेंटीमीटर और यहाँ रेडियस दी हुई है, बेस उसका जो आधार की त्रिज्या है वो 6 सेंटीमीटर। इसका आयतन पूछ रहा है। आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे 1/3 इंटू पाई की जगह पे 22/7 इंटू आर हम लिखेंगे 6 इंटू 6 इंटू एच। एच है आपका 7। 7 से ये 7 कट जाएगा, ये 3 से ये कटेगा 2 बार में, 6 दूनी 12 कितना हो जाएगा 22 टाइम्स 12, 12 दूना 24 के 4 बचता है 2 और 12 दूना 24 25 26, ये हो जाएगा 264 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। तो यहाँ पे इसका जो वॉल्यूम होगा वो हो जाएगा 264 क्यूबिक सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, ये आपका सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 है। यहाँ पे देखिए कह रहा है एक घनाभ है जिसकी लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर और ऊंचाई 4.5 मीटर है, का आयतन है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? LBH, यानी लंबाई यानी 6 मीटर इंटू 5 इंटू 4.5, तो 6 पंचे 30 हो जाएगा, 30 इंटू 4.5, ये 0 हट जाएगा तो ये हो जाएगा 3 इंटू 45, ये हो जाएगा 135 मीटर में सभी चीजें दी हुई हैं, तो 135 क्यूबिक मीटर यानी 135 मीटर क्यूब, ये आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 में ये दिया हुआ है, तो 36 का कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन अगले 37 की तरफ। देखिए कह रहा है इसमें ये आंकड़े दिए हुए हैं, इन आंकड़ों में 5 की बारंबारता पूछ रहा है। तो कैसे करिएगा, यानी इसमें काउंट कर लीजिए कि 5 कितनी बार आया है। तो 5 पे देखो मैं सर्कल बना रहा हूँ, पहला 5 है, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया और ये 6। तो 5 कितनी बार आया है? 6। तो इसकी फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता कितनी हो जाएगी बच्चों? 6। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हुआ? पहला वाला सही हो गया 37 का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ 38। ये तो सभी बच्चों का सही होगा। ये देखिए गिनती कर लो, 1 2 3 4 और ये वाली डंडी 5, इसी तरीके से 5 5 10 और ये एक 11। तो आंसर क्या हो जाएगा? 11। ये जो आपका टैली मार्क दिया हुआ यानी मिलान चिन्ह दिया हुआ, इसकी बारंबारता कितनी हो जाएगी बच्चों? 11 सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये आपका 39 नंबर का क्वेश्चन है। देखो बच्चों ये बहुत ही मजेदार और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले इसका माध्यक पूछ रहा है। माध्यक को बोला जाता है मीडियन, माध्यिका निकालना है। इसे माध्यक या माध्यिका भी कहते हैं। माध्यिका, कहीं कहीं पे इसको माध्यिका भी लिखा हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। तो कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन को? तो ध्यान देना बच्चों, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इसको बढ़ते क्रम में लिख लेना है। बढ़ते क्रम में कैसे लिखेंगे, या आप घटते क्रम में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में से किसी एक रूप में सबसे पहले अरेंज कर लीजिए। तो मैं इसे बढ़ते क्रम में लिख रहा हूँ। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर 7 इसमें मुझे नजर आ रहा है, फिर 8 है, फिर क्या है आपका 9 है, फिर 10 है, फिर क्या है 11 है, 11 के बाद फिर 12 है, फिर क्या है 15 है। हो गए ना सभी? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 हैं। यस राइट, पूरे हो गए। अब ये आपने बढ़ते क्रम में इसको हमने अरेंज कर लिया। अब देखो माध्यक निकालने के लिए आपने फार्मूले पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ फार्मूले की कोई जरूरत नहीं। देखिए कैसे, एक आप आगे से कट करिए, एक पीछे से कट करिए, फिर एक आगे से, फिर एक पीछे से, फिर एक आगे से, फिर एक पीछे से, जो बच गया वही आपका माध्यक, राइट। अगर यहाँ 2 बच जाते तो दोनों को जोड़ करके उसका आधा कर देते तो वो माध्यक हो जाता। तो यहाँ माध्यक क्या आ जाएगा बच्चों? यहाँ पे माध्यक आपका आ जाएगा 10, जो कि सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है। इस तरीके से देखो, ये एकदम सिंपल तरीका था ना माध्यक निकालने का। मुझे पता है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 जो कि इस मैथमेटिक्स जो पेपर था उसका सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि एक सिक्के को 100 बार उछाला गया तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा? 100, और पट 60 बार आया। जब पट 60 बार आया तो चित कितनी बार आएगा भाई? 100 बार ही फेंका उछाला जा रहा है तो चित आएगा 40 बार। और कह रहा है कि चित की प्रायिकता क्या हो जाएगी? तो चित की प्रायिकता हो जाएगी जितनी बार चित आया ऊपर और कितनी बार टोटल उछाला गया सिक्का, वो है 100। तो प्रायिकता हो जाएगी 40/100। ऑप्शन नंबर 2 में आपका दिया हुआ है बच्चों। तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर 40 का दूसरा सही हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों देखा आपने कि ये जो मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन थे उनके मैंने सॉल्यूशन भी आपको बताए, साथ ही साथ आंसर्स भी बताए और पूरा विस्तृत एक्सप्लेनेशन दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो पक्का एकदम लाइक के साथ एकदम
बौछार कर दीजिए और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए। नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिए। चलिए मिलते हैं अगले साइंस वाले लेक्चर, साइंस वाले आंसर्स की के साथ जल्द ही आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।